उसके अंदर ना पूरी इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश का, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, वो ना दो चीजों पे चल रहा होता है। किन चीजों पे? दो चीजों पे चल रहा होता है। पहली चीज क्या होती है? वर्ब। क्या होती है? वर्ब यानी क्रिया। अब वर्ब कौन सी हो सकती है? हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, कोई भी वर्ब। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस तरह से समझ लो जैसे किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर दिल होता है ना, दिल उतना इंपॉर्टेंट होता है। मत कहना हमारा दिल किसी और को दे रखा है हमने, हमारा दिल आपके पास है, वो नहीं। दिल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजिकली प्रेजेंट होता है वो, तो इसी तरह से एक वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्ब। और दूसरी क्या चीज होती है? दूसरी चीज होती है सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर और प्लूरल। क्या? सिंगुलर और प्लूरल। जिस भी इंसान ने, जिस भी व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि सेंटेंस के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड, वो क्या? उस सेंटेंस में वर्ब क्या है और दूसरी वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये अगर आपको मालूम है ना, अगर इस चीज को माइंड में रख लिया, सब कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होगी? सुनो 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 सुनो। सेंटेंस में वर्ब कैसे बदलेगी? वर्ब का क्या रोल होगा एरर डिटेक्शन के अंदर? भाई आपको जो भी सेंटेंस दिया गया होगा उसमें वर्ब की गलती दे रखी होगी। वर्ब की क्या गलती हो सकती है? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो यही आपको बताएगी कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। यानी ये वर्ब हमें बहुत सारी बातें बता देगी। इससे हमें पूरे सेंटेंस का आइडिया हो जाएगा कि कौन से टेंस में है और इस टेंस में कौन सी वर्ब इस्तेमाल होनी चाहिए थी और कौन सी इसमें हो रखी है। इसके अलावा इसका जो सब्जेक्ट है उसका आपस में क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें वर्ब बताएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। दूसरा सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल का भी बड़ा कमाल का रोल होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? पता क्या किया जाता है? आपको ना सब्जेक्ट दे देंगे सिंगुलर और वर्ब लगा देंगे प्लूरल वाली, और वहां से आपसे पूछेंगे बता इसमें गलती आप पकड़ लोगे। यानी आपको ये भी देखना सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में प्लूरल लग रहे होते हैं लेकिन उनमें वर्ब सिंगुलर आनी होती है। मैं करके भी बताऊंगा आपको आसानी से। लेकिन अभी मोटा मोटा क्या है? मोटा मोटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्पॉटिंग एरर में महारत हासिल करना चाहते हो तो ये दो चीजें अपने माइंड में क्लियर रखना। क्या? कि एक तो वो वर्ब, उसकी वर्ब क्या है। सबसे पहले देखो वर्ब क्या है, वर्ब को टटोलो। ये एक्सपर्ट वाली बात है कि वर्ब देखूंगा, मैं बैठूंगा सेंटेंस देखूंगा उसमें वर्ब देखूंगा कि वर्ब क्या है, उसको टटोलूंगा, वो मुझे सारा आइडिया दे देगी वर्ब। उसी में गलती भी हो सकती है और वही बाकी सेंटेंस के बारे में भी मुझे जानकारी दे देगी। दूसरी चीज कि उसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, और अगर सिंगुलर है तो क्या सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, क्या सिंगुलर वर्ब है कि नहीं, अगर प्लूरल है तो क्या प्लूरल वर्ब लगा रखी है। अच्छा सिंगुलर है तो बाकी चीजें भी सिंगुलर के वर्ब के हिसाब से चल रही है कि नहीं, या सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से चल रही है कि नहीं। ये सारी बातें हमें इन दो चीजों से पता चलती है जब हम स्पॉटिंग एरर का काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वर्ब की पूरी कहानी टेंसेस पे आके रुक जाती है। कहां? टेंसेस। ऑफ टेंसेस के क्या सारे रूल याद करने हैं आपके माइंड में। रूल्स होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरा रट के जाओ, माइंड में रूल होने चाहिए। अब टेंसेस को कैसे पकड़ना है स्पॉटिंग एरर में, कैसे आपकी फाउंडेशन बनाएगा वो बताता हूं। दोस्तों स्पॉटिंग एरर या एरर डिटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि टेंसेस के बेस पे आपसे सवाल पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ये कॉन्सेप्ट, ये एक्सेप्शन, ये अपवाद यही बात कह रहा है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो इसी तरह का आएगा कि आप देखते ही समझ जाओगे। कैसा आएगा? कुछ एग्जांपल हमने भी यहां लिखे हैं, उसके थ्रू और समझते हैं। क्या एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि माय फ्रेंड एंड माय लाइफ, एंड आया लगा दो प्लूरल, नो सर थम जाओ। माय फ्रेंड एंड माय लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे, कि मेरा दोस्त और मेरी जान। अब मेरी जान में किसको कह रहा हूं? अपने दोस्त को ही कह रहा हूं कि माय फ्रेंड एंड माय लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। तो वो कब आ रहा है? इस शुक्रवार को आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या यूज किया? इज यूज करा। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? नेक्स्ट को भी हमें समझने की जरूरत है। एग एंड मिल्क इज माय ब्रेकफास्ट टुडे। तो एग एंड मिल्क क्या है? यहां पे जो अंडा है, अंडा एक सिंगुलर हुआ कि नहीं? मिल्क एक और सिंगुलर हुआ कि नहीं? दो सिंगुलर थे। इज माय ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जो यहां वर्ड लिखा है क्या इसका इन दोनों से रिलेशन है? बिल्कुल है। जो ब्रेकफास्ट है, जो मेरी थाली है ब्रेकफास्ट की, उसमें एग और मिल्क ही तो है। तो हमने यहां पर भी क्या यूज किया? इज यूज किया, ना कि आर। तो इस तरह के एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं आप गलती नहीं करोगे। दोस्तों एक और बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में टेंसेस का यूज है। हम सबने पढ़ रखा है कि टेंसेस के अंदर जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसके अंदर एक रूल है। वो रूल क्या है? रूल ये है कि ही, शी, इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं। ये हमारा रूल है। अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे। रूल क्या कहता है? जैसे हम बोलते हैं ही गोज टू स्कूल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी इस वर्ब के अंदर ईएस या ईएस लग जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, यानी रटा हुआ है। रटा हुआ है भाई, ये रटा हुआ ही है। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? वाई ऐसा क्यों है सर? ये तो बताओ ऐसा क्यों है? ऐसा थोड़ी होगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप ऐसे एस लगाए चले जा रहे हो। उसके पीछे कोई वजह भी तो है। प्रॉपर रूल क्या है? रूल बताओ, रटना थोड़ी है। ऐसा कहीं थोड़ी लिखा होगा कि ही है तो एस लगा दो, शी है तो एस लगा दो। ऐसा नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ कुछ और है, रूल कुछ और है। वही रूल जो अभी तक आपको नहीं पता था, आप में से मैक्सिमम लोगों को ये रूल नहीं पता था, वो रूल अब हम पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ ये रूल समझिए। रूल क्या है? रूल ये कहता है कि अगर हमारा जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है उसे समझते हैं। थर्ड पर्सन क्या है जी? हमारे तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलने वाला होता है। जो बोलने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। मेनली कौन होता है? आई और वी। और जो सुनने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन। और अकॉर्डिंगली मैंने लिख भी दिया, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू सुनने वाला, थर्ड पर्सन ही, शी, इट वगैरह जो भी होंगे जिनके बारे में बात की जाएगी। रूल ये कहता है कि जब हमारा ये जो थर्ड पर्सन है ना, ही, शी, इट, ये जो जिसके बारे में बात हुई है वो अगर सिंगुलर हो, अगर ये थर्ड पर्सन हमारा क्या है? सिंगुलर है, यानी एक है, तब हम जो वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ देंगे। तब उसके साथ हम एस या ईएस जोड़ देंगे। इस एग्जांपल में ध्यान से देखो ना, ये ही क्या है? ही है हमारा एक थर्ड पर्सन। और ये क्या है? क्या ये सिंगुलर है? हाँ ये सिंगुलर है। एक लड़के के बारे में बात हुई तो हमने क्या कर दिया? इसके साथ ईएस लगा दिया। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। आज मैं आपको जवाब दूंगा कि आई, जिसको आप कहते हो कि भाई सिंगुलर क्यों नहीं मानते, आई के साथ एस ईएस क्यों नहीं लगाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सेंटेंस है, मान लीजिए सेंटेंस है आई गो
मैं जाता हूं, इसके साथ मैंने एस क्यों नहीं लगाया, इसको गोस क्यों नहीं किया, वाई, आई को तो सिंगुलर, क्योंकि हमने तो रूल पढ़ रखा है कि सिंगुलर है तो एस लगा दो। रूल ये नहीं है। अब आप ध्यान से समझो, क्या आई एक थर्ड पर्सन है? नहीं जी, ये तो थर्ड पर्सन नहीं है। यानी ये वाला रूल जो हमने पढ़ रखा था कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो एस लगेंगे, वो तो यहां अप्लाई ही नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग आई के साथ एस नहीं लगाते, और उसका कोई रीजन नहीं था। आज ये बहुत बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन हमने समझा है, एक बहुत अहम रूल इंग्लिश ग्रामर का, जो बहुत सारे लोग जो अच्छी इंग्लिश भी बोलते होंगे क्लियर वो हमने सीखा है। तो ये आपके सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, ये आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जो बोलते हो, आप इंग्लिश को कितना समझते हो, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये, जो मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक निचोड़ बताने जा रहा हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का एक ट्रिकी निचोड़ है कि आपको ये पढ़ना है, और बहुत सारी चीजें जो आपको लग रहा था अलग अलग पढ़नी है वो इसी में कवर अप कर दी है। जी हां, इसी में कवर हो चुकी है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझो एक ट्रिक की तरह। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। अब जो भी कोई बडी होता है, बडी क्या, बडी में कौन सा कवर हुआ, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। अभी जितने भी बडी होंगे ना, तो उस सीरीज को हमेशा आपको मानना है सिंगुलर, उसको मानोगे एक, और जो वर्ब यूज करोगे वो कौन सी होगी, वो भी सिंगुलर ही होगी। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि बडी जितने भी होंगे उनको हम मानेंगे सिंगुलर, और आंसर लिख के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, जैसे एवरीबडी इज बिजी इन द वर्क, कि हर कोई किसमें बिजी है, काम में बिजी। यहां वर्ड हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करी, इज यूज करी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी बड़ी हो हमें तो लगाना है सिंगुलर वर्ब। ओके, अगला आ जाते हैं, ऐसे कोई भी थिंग हो। अब थिंग का मतलब क्या हुआ, थिंग में कवर हो जाएगा एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। कोई भी थिंग होगी उसको भी हम क्या मानेंगे जी, सिंगुलर मानेंगे। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे नथिंग इज इंपॉसिबल। आपने सुना भी होगा कि कोई, बहुत आसान है, मैं सीधा सीधा बस इसके इस्तेमाल पे जाऊंगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो सुन लो। भाई नॉट ओनली बट आल्सो हिंदी से पढ़ोगे ना कुछ नहीं हो पाएगा। भाई ये जब इस्तेमाल होता है जब हम किसी दो लोग दो तारीफें कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ यही नहीं है, वो ये भी है, वो सिर्फ यही नहीं करता, वो ये भी करता है, इस तरह की बात। जैसे विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, वो एक्टिंग भी करते हैं, तो इस तरह की बात होती है। आप सिर्फ टीचर नहीं हो, आप एक अच्छा इंसान भी हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही वाली बात है। तो अब इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। उससे पहले एग्जांपल आपको दिखाता हूं कैसे इस्तेमाल होती है। ही विजिटेड नॉट ओनली हिज मदर बट आल्सो हिज फ्रेंड, वो सिर्फ अपनी मम्मी के घर नहीं गया, अपने फ्रेंड के घर भी गया। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। अच्छा जल्दी से मैं बताऊं ना, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो ये होगा, ट्रिक सुनो ध्यान से, ध्यान से। ये सारी बातें एक तरफ, और इसके अंदर जो वर्ड यूज होता है पैरेललिज्म, वो इसका मतलब क्या होता है, क्या हो गया जबान में लटका के पैरेललिज्म क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि अगर नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल हो रहा है, वहां ये देख लेना कि जो टेंस लगा हुआ है दोनों सेंटेंसेस में, क्या वो सेम ही है, हमेशा सेम होना चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब है क्या वो सेम टेंस की है, सेम होनी चाहिए, बस इतना आप मेक श्योर कर लेना। कैसे कैसे देखो ना जल्दी से, इसको देखो, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बट आल्सो वर्कड हार्ड। यहां तो प्रेजेंट में था, यहां ये वर्कड यानी किसमें चला गया, पास्ट में चला गया, कर दी ना गलती, ये हो गई गलती, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहां गलती कहां थी, वर्कड में थी। क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहां पे इस तरह से नहीं होना चाहिए था, कुछ भी हो जाता लेकिन पास्ट में ना आता, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऐसे देखते हैं, आई लाइक नॉट ओनली मैगी बट आल्सो आई एम ईटिंग राइस। यहां भी ना ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपने बात कही थी, और यहां क्या बात हो रही थी, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही थी। तो ये तो दोनों टेंस एक नहीं है, अलग अलग टेंस है। तो क्या ये गलत है, हां इसमें गलती है, हमने पकड़ ली गलती। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब यहां देखना, यहां से यहां तो प्रेजेंट में दोनों, इसमें क्या गड़बड़ है बाबू, गड़बड़ है, ध्यान से सुनो ना। यहां पे तो जो कहा गया था शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस था, इज लगा के बना दिया था कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बट आल्सो। यहां पे जो पैरेललिज्म यानी यहां पे सेम होना चाहिए था, सेम नहीं हुआ। अब ये पास होने की बात हो गई, हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर यहां भी हैज होता, अगर यहां भी हैज होता तो सही था, लेकिन यहां इज है और यहां पे आपने हैज लगाया, ये दो अलग अलग चीजें कैसे आपने घुसा दी, ये गड़बड़ है। तो टेंस सेम होना चाहिए, या जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है वो सेम होनी चाहिए, सीधी सादी भाषा में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कुछ और ट्रिक्स। सिंस को देखते ही पहचानने की क्या ट्रिक है वो सुनो। जहां भी सिंस होगा वो अपने आप में सिर्फ दो बातें कर रहा होता है, या तो टाइमिंग को दिखा रहा होता है, जो मैंने आपको टेंस की वीडियो में भी सिखाया हुआ है कि कोई फिक्स टाइमिंग होती है, डेफिनेट टाइमिंग होती है, उसको दिखाने के लिए सिंस लग जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में इतने ज्यादा सीधे साधे नहीं है वो लोग, वहां से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछते हैं। टफ कैसे पूछते हैं, सिंस का जो दूसरा इस्तेमाल होता है जो रीजन बताने के लिए होता है, उसका सवाल आता है आपका एरर डिटेक्शन के अंदर। भाई ये क्या होता है, याद रखना, जब आप कोई रीजन बताते हो और एक ऐसा रीजन बताते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं होता बताना, लेकिन फिर भी आप बोल देते हो क्योंकि मैं गरीब था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो यहां मैं कहना ये चाहता हूं मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। जहां रीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो बात कही जाती है आगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां से ज्यादा है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। एग्जांपल देख लो ना, और क्लियर होता है। सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड हिज एग्जाम, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी वो एग्जाम में फेल हो गया। असली बात तो ये थी, मैं ये नहीं कहना चाहता था कि क्योंकि उसने स्टडी नहीं की थी, ये नहीं कहना चाहता था, मैं तो कहता था फेल हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना एग्जाम में क्या देखोगे, अगर कोई ऐसी बातें हैं, दो ऐसी बातें हैं जिसमें एक वजह बताई जा रही है, ऐसी वजह बताई जा रही है जो वजह इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वजह की वजह से जो हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वहां हम सिर्फ लगाते हैं। ऐसे सिंस ही वाज टायर्ड, भाई वो क्यों थका हुआ था, थके होने के बाद हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला ही टुक सम रेस्ट। कहना तो ये चाह रहा था कि वो आराम किया उसने, क्यों किया वो जब बता दी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये थी। तो एग्जाम में होता है, और एग्जाम का देखते हैं क्वेश्चन। जल्दी से देखो ना, सर दिखाओ ना मुझे क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी निकाल लो, जल्दी निकाल लो, आपका टाइम ना बचे ना, इसलिए मैंने जल्दी से क्वेश्चन देख लिए थे आपके लिए। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 25 यू लुक टायर्ड, व्हाई डोंट यू टेक सम रेस्ट। या दो बातें थी, यू लुक टायर्ड, इसमें बता रहे थे ए सही बी सही सी डी। या एक ऐसी बात नहीं कि वजह बता रहे ना, सिंस यू लुक टायर्ड, क्योंकि तुम थके हुए दिख रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते। तो क्या यहां इसका आंसर मेरा बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, जरा भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा ऑब्वियस था। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। भाई तुम्हारी शादी वादी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं तुम्हारी शादी वादी नहीं होगी, हां जब तक कि तुम आईआईटी या फिर नीट निकाल लो। यहां पे कंडीशन रख दी मैंने, किसी काम के ना होने के चांस तो पूरे थे, लेकिन मैंने रोका, मैंने कंडीशन रखी कि काम हो सकता है अगर ये हो जाए, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। ऐसी ही कंडीशन आपको एग्जाम में ढूंढनी है उस सेंटेंस में। अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से वो काम हो सकता है तो वहां आता है अनलेस। और इसको समझने बड़ा आसान है, अनलेस मतलब इससे कम नहीं, ये तो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। आओ देख लेते हैं कैसे। ही विल बी सिक, वो बीमार है भाई, पक्का बीमार होगा, लिख के रखो बीमार होगा भाई, लिख के रखो बीमार होगा, ठीक है। अनलेस लगा के मैंने क्या कहा, ही स्टॉप्स ईटिंग, खाना बंद कर दे, सही हो जाएगा। मोटू पप्पू रखा है इतना, ना खाए, सही हो जाएगा। तो यहां क्या रखी, जब कंडीशन रखी, ये क्या था, एक एक्शन था, एक कंडीशन थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दिख रही है कि हां ये हो सकता है, ये अगर हो जाए तो तब हम क्या लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं। आपका दिमाग वही चलना चाहिए, अनलेस अगर आपके ऑप्शन में है, अगर आपके ऑप्शन में अनलेस है तो आपको सेंटेंस में देखना क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि दया पता तो लगाओ। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। आपके पेपर खराब हो जाएंगे, अनलेस आई का फिल कर दो,
ठीक है, चलो जैसे यू डोंट नीड टू गो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, रुको रुको रुको, जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू वांट टू। हां, इससे कम नहीं, अगर आप जाना चाहते हो फिर चले जाना, वरना आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से एग्जाम में क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है, लॉ कैन नेवर बी इन्फोर्स्ड, लॉ को कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, और फिर ब्लैंक है, फियर सपोर्ट्स इट, डर उसको सपोर्ट करता है। तो इसका ये ना, ये कोई कंडीशन नजर आ रही है कि नहीं, फील कर पा रहे हो? हां, कि लॉ को कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता अनलेस, जब तक के फियर को सपोर्ट ना करे, फियर उसको सपोर्ट ना करे। तो क्या यहां अनलेस आ जाना चाहिए था? बिल्कुल आ जाना चाहिए था। बाकी ऑप्शन आप रख के देखोगे ना, बहुत अटपटे लगोगे, आपको खुद हंसी आएगी कि क्या रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे क्या थी कंडीशन थी भाई, कंडीशन ये हो जाएगा तो लॉ इन्फोर्स हो जाएगा, लॉ अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और ट्रिक्स देखते हैं भाई। कल शादी में गोलगप्पे तो थे ही, साथ ही साथ दूध जलेबी भी थी। ओहो, हम कहते हैं ना इस तरह की बातें जहां हम दो चीजों का जिक्र करते हैं, जिसमें हम दूसरी चीज पर, जो दूसरी चीज होती है उसमें थोड़ा ज्यादा जोर दे देते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा गोलगप्पे तो थे, हां गोलगप्पे थे, साथ ही साथ क्या थी, जलेबी भी थी, दूध जलेबी भी थी। तो दूध जलेबी जब हमको बोलना होता है तो हम एज वेल एज लगा दिया करते हैं। यही आपसे एग्जामिनर करेगा, सुन लो मैं जूस बता रहा हूं, एग्जामिनर क्या आपसे छुपी हुई बातें पूछने वाला है। वो आपको ऐसा सेंटेंस देगा जहां दो चीजें होंगी, जिसमें एक पर फोकस कराया जाएगा, एक तो है साथ ही साथ ये भी हो रहा है, तो वहां आपको एज वेल एज लगा देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? एज वेल एज क्या होता है? एम्फेसिस देने के लिए किसी चीज पर, किसी दूसरी चीज पे, कोई सेकंड चीज होगी उस पे एम्फेसिस देने के लिए, ठीक है। सेकंड थिंग पे एग्जांपल देखो ना, क्लियर हो जाएगा। शशि, शशि तो थी, एज वेल एज हर सपोर्टर्स, यहां पे क्या आ गया? एज वेल एज हर सपोर्टर्स। शशि तो थी भाई, शशि थी, शशि से हमें कोई परेशानी नहीं है। उसके सपोर्टर्स भी क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या कर दिया? ग्राउंड को लीव कर दिया, ग्राउंड छोड़कर चले गए। तो मेन फोकस किस पे था? उसके सपोर्टर्स पे था, ठीक है। ऐसे शी, यहां कोई लड़की थी, शी एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ दिस वर्क, वो तो थकी हुई थी, साथ ही साथ तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी थक गए थे। अब एग्जाम में आपसे जो गलती कराई जाएगी वो सुनो। इन दोनों सेंटेंस में गलती है, दोनों सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि याद रखना इंपॉर्टेंट बात, ट्रिक सुनो, ट्रिक जो आपको फंसाया जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से। जब भी एज वेल एज का इस्तेमाल होगा तो जो वर्ब आएगी ना, वर्ब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यानी अगर मेरा सब्जेक्ट शशि है और शशि क्या भैया सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या थी? लीव थी। तो यहां पे जो वर्ब लीव थी ना, लीव को बना के हम क्या कर देंगे? लीव्स करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो यहां लीव नहीं होगा, लीव्स हो जाएगा। ऐसे जैसे वर्ब क्या? शी एज वेल एज यू आर, आर सही है क्या? यू के साथ एकदम आर की आवाज आती है, लगता सही है, लेकिन यू के साथ यहां ये आर, यू को देख के नहीं लगाएंगे हम, हमारे वफादार रहेंगे इस सब्जेक्ट के साथ, शी को देख के लगाएंगे। तो यहां क्या जाएगा? इज आ जाएगा। क्लियर है? बस यही वाला सवाल आपसे इसी तरह का पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ खास पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा गया वो देख लो जल्दी से भाई। आपसे पूछा गया ही बॉट अ ड्रेस, उसने ड्रेस खरीदा, ठीक है, ये खरीदा, बहुत अच्छी बात है। एज वेल एज क्या है फिर? अरे कलर चेंज नहीं हो गया। अच्छा, एज वेल एज क्या हुआ फिर? एज वेल एज वॉच, उसने एक ड्रेस खरीदी, साथ ही एक वॉच भी खरीदी। पूछा गया कि एज वेल एज इसमें क्या है? एक प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन। हंसी आ रही मुझे सवाल पे, आपके ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत आसान है इसका जवाब, कंजंक्शन था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे। अभी समझ करते हैं, जितनी मैंने आपको ट्रिक समझाई उन्हें समझ करते हैं 30 सेकंड के अंदर। भाई एग्जाम में जस्ट जाने से पहले ये बातें याद रखनी है, नॉट ओनली बट आल्सो अगर सवाल आएगा टेंस की गलती होगी, ये याद रखना है। ऑल्दो होगा उसमें दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन, एक दूसरे के अपोजिट, वो देखना है। अनलेस वाला होगा तो कोई ऑप्शन एक्शन ओरिएंटेड होगा, कोई कंडीशन दे रखी होगी, वो याद रखना है। एज वेल एज का सवाल होगा तो दो चीजें होंगी, एक चीज पे जोर दिया जा रहा होगा, और जो वर्ब जाएगी किसके अकॉर्डिंग जाएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आइदर और का सवाल होगा और नाइदर नॉर, दोनों में से कोई सा भी आ जाए, दोनों का सेम रूल रहेगा। क्या कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, और अगर एक प्लूरल एक सिंगुलर तो प्लूरल को बाद में रखेंगे, और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल हो जाएगी। कोई बड़ा रूल था नहीं, कुछ भी नहीं था। ये सवाल पूछ जाएगा, रस है, रस याद रखना। सिंस वाला होगा तो याद रखना मेनली किसके लिए पूछा जाएगा? रीजन बताने के लिए। रीजन कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं होगा, उस रीजन की वजह से जो काम हुआ वो इंपॉर्टेंट होगा, तो सिंस आएगा। क्या क्लियर हो गया? हां क्लियर हो गया। इसी तरह की और वीडियोस चाहिए, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको चैनल लाइक से भर दो कि मैं एग्जाम में कैसे पहचाने कि ऑल्दो आएगा कि नहीं आएगा, या ऑल्दो यहां पे गलत लगा हुआ है या लगना चाहिए, कैसे देखते हैं पहचाने? ध्यान से सुनो। जहां भी ऑल्दो होगा ना, उसकी हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि जहां ऑल्दो होगा क्या वहां पर एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन है। कंट्रास्टिंग सिचुएशन इसका मतलब क्या हुआ? यानी दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। फॉर एग्जांपल, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, पढ़ाई नहीं की, टॉप कर गए, विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं मारी, इंडिया मैच जीत गया, नहाए नहीं फिर भी खुशबू आ रही है। इस तरह की जो कंट्रास्टिंग सिचुएशन होती है, सलमान खान है, विवेक ओबराय भी है, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं होती ना, बिल्कुल उलट सा होता है, नहीं कंट्रास्ट होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है सेंटेंस में, वहां तो ऑल्दो आ जाएगा, वरना ऑल्दो नहीं आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, आप देखते सॉल्व कर लोगे। तो एग्जांपल देखो ना, ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई कंटिन्यू टू स्टडी। टायर्ड था भाई, मैं टायर्ड था, थका हुआ था, थका हुआ मतलब पढ़ाई तो करूंगा नहीं, फिर भी पढ़ लिया। तो यहां क्या आ गया? आई कंटिन्यू टू स्टडी। तो यहां पे ऑल्दो क्यों आया? कंट्रास्टिंग सिचुएशन को दिखा दिया। जैसे ऑल्दो आई हैव सीन दिस मूवी सेवरल टाइम्स आई स्टिल क्राई एट द एंड, बहुत बार मूवी देख रखी थी फिर भी मैं रो जाता हूं। तो यहां भी दोनों सिचुएशन लगेगा ना, देख रखी थी फिर भी रो रहा है, ये क्या हो गया? कंट्रास्टिंग सिचुएशन। जहां भी कंट्रास्टिंग सिचुएशन है वहां पे क्या आ जाएगा? ऑल्दो आ जाएगा। चलो लेके चलता हूं एग्जाम रूम में आपको, एग्जाम हॉल में आ जाओ भाई, आ जाओ, ये एग्जाम हॉल, आपके सामने क्वेश्चन है, बस ये देखो कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, लगा दो ऑल्दो, वरना नहीं लगाना। चलो देख लेते हैं। शी इज यंग, वो जवान है, चलो जी हमने भी मान लिया भाई वो जवान है, यंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, वो बहुत आजाद है। कभी भी एक बात बताओ, जो बहुत छोटा होता है, जो बहुत ही यंग होता है, क्या वो इंडिपेंडेंट हो जाता है? क्या उसको आपको फ्रीडम दे दी घर वालों ने, जहां मर्जी चले जाओ, कुछ भी कर लो? अलग सिचुएशन हो गई ना, यंग भी है इंडिपेंडेंट भी है, क्या आना चाहिए? ऑल्दो आना चाहिए क्या? हां देखते पता चल गया, अरे सर ऑल्दो आएगा, इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है ना। ऐसे चलो आगे बढ़ते जल्दी से देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आए क्वेश्चन नहीं, मेरे अपने क्वेश्चन नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर में जो कंपेटिटिव एग्जाम है ना उसमें से निकाले हुए क्वेश्चन है, वही है। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखो ना, ही गॉट एन ए, उसे ए ग्रेड मिला, अच्छी बात है, हम खुश हो गए। फिर ब्लैंक आया, ही वाज इल, अब भाई ए ग्रेड मिल गया, बीमार था, दोनों कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, बिल्कुल है भाई, बीमार आदमी को एक काम मिलेगा तो फेल हो जाएगा। तो ये कंट्रास्टिंग सिचुएशन क्या ऑल्दो लगाओ, क्या ऑप्शन में है? ये रहा भाई, ऑप्शन में लगा दिया, बात खत्म, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा भाई, शी इज इंटेलिजेंट शी इज डिलीजेंट, क्या यहां कंट्रास्टिंग सिचुएशन है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, इंटेलिजेंट है डिलीजेंट है, दोनों चीजें अच्छी है ना, कोई कंट्रास्ट थोड़ी उल्टा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। तो क्या यहां ऑल्दो लगा दूं क्या? हां मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ऑल्दो लगा के आ जाऊंगा, नंबर करो। नहीं भाई अब ऐसा नहीं होगा, मुझे डियर सर ने बता दिया है कि कंट्रास्टिंग सिचुएशन होगी वही ऑल्दो आएगा, वरना नहीं आएगा। ये ट्रिक बता, ट्रिक में मजा आया कि नहीं? मजा आया तो वीडियो को लाइक करो। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाओ अगर आपको मजा आ रहा है, ऐसे मजे में और करेंगे हम। ऐसे आगे वाला देखते हैं, ही टर्नड अप फॉर वर्क ऑन टाइम, टर्नड अप का मतलब कि वहां मौजूद हो गया, आ गया, टाइम पर आ गया। ब्लैंक है, ही वाज अनवेल, वो बीमार था, अनवेल था। क्या दोनों कंट्रास्टिंग सिचुएशन है? हां भाई, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं तो ऑफिस जा ही नहीं पाता, मैं तो कहता हूं ना मैं नहीं जा पाऊंगा, वो बेचारा तबीयत खराब था फिर भी टाइम पर आके खड़ा हो गया, कैसा आदमी था? दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन है। तो क्या लगा दो? क्या ऑल्दो लगा दूं? हां लगा दो। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना आसान पूछा
जाता है, हाँ भाई इतना आसान पूछा जाता है, मेरी कोई गलती नहीं है, या तो आपको समझ में आसान तरीके से आ गया इसलिए आसान लग रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं। तो याद रखना कंट्रास्टिंग सिचुएशन ऑल्दो आ जाएगा, बात खत्म है। इंपॉर्टेंट बात, ऑल्दो कभी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएगा, या तो शुरुआत में आ जाएगा या बीच में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा। इनके साथ आपको कोई सा भी एग्जाम है उसमें थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए बता रहा हूं। आइए कुछ और इसी तरह के कंजंक्शन देखते हैं और उनके एरर्स देखेंगे। कुछ और एग्जाम मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इन्हें भी देख लेना, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अच्छा, अब मैं एक ऐसे कंजंक्शन के बारे में बात करने वाला हूं जो एग्जाम में भरपूर पूछा जाता है, मुझे समझ नहीं आता बार-बार क्यों पूछा जाता है। मैं उसका भी आपको रस बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, हर वर्ड की ट्रिक बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है आपको। वो कंजंक्शन है आइदर और नाइदर नॉर, बहुत दिमाग खराब होता है ना। अभी ट्रिक बताऊंगा ना, ये हलवा लगेगा आपको। क्या है ट्रिक, ध्यान से सुनो भाई। आइदर और का मतलब होता है जहां आपको दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, बस इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी बात है, जहां कोई दो ऑप्शन दिए गए होते हैं। यहां पे वो कंट्रास्टिंग सिचुएशन नहीं है, जो दो उल्टी चीजें नहीं है, जो एक दूसरे के जो कॉन्ट्रेरी थी वो चीजें नहीं है। यहां पे क्या है, यहां बराबर की चीजें हैं, ऑप्शन में या तो ये ले लो या ये कर लो, या ये इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th के बाद या तो एलएलबी कर सकते हो या बीए कर सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या पूछता है वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले नाइदर नॉर वाला भी पूछ लो। नाइदर नॉर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आइदर और में पॉजिटिव बात हो रही थी, या तो ये या तो ये। नाइदर नॉर में नेगेटिव बात होती है। एन फॉर क्या होता है बताओ, एन फॉर नेगेटिव ना, ऐसे एन फॉर नाइदर, इस तरीके से याद रख लेना इसको। इसमें क्या होगा नाइदर नॉर में, ना तो ये ना तो ये, ना तो मैं शाहरुख खान से मिलूंगा ना ही सलमान खान से मिलूंगा, इस तरीके से समझ लो। ना तो विराट कोहली ने रन करे ना तो रोहित शर्मा ने करे, इस तरह से जहां दोनों ही चीजें नहीं हुई हैं वहां पे नाइदर नॉर आ जाएगा। एग्जांपल जल्दी से आपके सामने लिख के बता दो, फिर ट्रिक बताऊंगा बड़े मजे से, ठीक है। आइदर पूजा और विमल वाज, ये विमल वो खाने वाला नहीं है, वाज प्रेजेंट, ठीक है। तो भाई या तो पूजा या फिर विमल प्रेजेंट था, या तो पूजा प्रेजेंट थी या फिर विमल प्रेजेंट था। अब सवाल क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, आ जाते हैं एग्जामिनर के बारे में बता देता हूं, किसी से बताना मत कि मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ध्यान से सुनो ट्रिक क्या है, इसको करने की आपके एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा यहां से, ये असली खेल शुरू होता है यहां सिंगुलर और प्लूरल का। एक इसके साथ एक छोटा सा रूल है, ट्रिक है, वो क्या है वो याद रखनी है हमें। यार ना जो कभी भी वर्ब आएगी ये वॉज है, ये वर्ब भी तो हो सकता था ना, क्यों वॉज आया याद रख लेना। अगर ये सिंगुलर है, पूजा सिंगुलर है, विमल सिंगुलर है, दोनों ऑप्शन क्या है मेरे, ये सिंगुलर ही है ना भाई, सिंगुलर ही, किसी को डाउट तो नहीं है, ये सिंगुलर है, एक की बात हो रही है। पूजा एक ही लड़की, तो पूजास थोड़ी है, ऐसे ही विमल है, विमल्स थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ क्या दोनों ही जो मेरे ऑप्शन है वो क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। समझ में आया, तो बहुत आसान था, इसमें क्या था, हलवा था, हाँ हलवा ही तो था, वही खाना है। दूसरा सुनो, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों प्लूरल हो जाए, फिर क्या करोगे, अरे भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा रूल है, ये रूल नहीं है भाई, सीधी सी ट्रिक है। प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, फिर ये वॉज नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब एक और सिचुएशन चलो मैं आपके सामने रखता हूं, थोड़ा और भेजा फ्राई करते हैं। अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, फिर क्या करोगे, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंगुलर को पहले रखेंगे, प्लूरल बाद में आएगा, और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल हो जाएगी, वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। सर ये तो बहुत सारे रूल है, ना कुछ भी रूल नहीं हुआ क्या, सिंगुलर है तो बात ही खत्म है, सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल है तो बात ही खत्म है, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। बस एक ही तो सिचुएशन बनती है जहां इनमें से एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, फिर क्या होगा कि भाई प्लूरल ही वर्ब हो गया, प्लूरल वाला बाद में लिखा जाएगा, इतनी सी बात है। और बातें बता रहा हूं, मैं आपको बहुत एडवांस बातें बता रहा हूं, बहुत बड़े लेवल की बातें बता रहा हूं, एग्जाम बड़े से बड़े एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, कोई कसर नहीं। ट्रिक समझ में आई, समझ में बेइंतहा सवाल पूछे गए हैं कंपेटिटिव एग्जाम में, आइए वो सॉल्व करा देता हूं ना, बात ही खत्म है। वो कहते हैं ना कि प्रेशर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम, वो वाली बात है। तो आओ भाई कौन-कौन से क्वेश्चन हमारे पास इसमें पूछे गए थे, नंबर बता देते हैं जल्दी से। 14 15 पे है एक, तो आज 14 15 देख लेते हैं क्या सवाल आया हुआ है। मैं बार-बार कह रहा हूं ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। चलो थोड़ा आसान वाला 15 वाला देख लेते हैं। ही डिड नॉट मेंशन नाइदर द डिपॉजिट और द रेट। अब मुझे बताओ इसमें गलती कहां है भाई, सीधी सी बात है, जहां भी नाइदर था वहां तो नॉर होना था, ये और कैसे आ गया, ये काफी आसान था ना। बिल्कुल भैया गलती कौन से पार्ट में हो रही है, यहां पे गलती हो रही है फोर्थ पार्ट में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, हां जी फोर्थ हो जाएगा। यहां पे और नहीं आएगा, नॉर आएगा, ये तो आसान था। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा आसान लेवल के कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, बाद में देखेंगे थोड़ा। द चाइल्ड वांटेड डैश द डॉल और द गेम फॉर हर बर्थडे। अब ध्यान से देखो, बच्चा क्या चाहता है, चाइल्ड क्या चाहता है, या दो ऑप्शन है क्या, या तो डॉल चाहता है या गेम चाहता है, दो ऑप्शन है, इक्वल ऑप्शन है, दोनों में से एक चाहिए ना, आइदर और लग जाएगा ना, तो लगाओ ना, किसने रोका है। यहां पे क्या नाइदर लगा दूं क्या, हां मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नाइदर लगाऊंगा, मुझे तो एग्जाम पास करने की नौकरी चाहिए नहीं, मुझे एंट्रेंस में पास होना ही नहीं, तो मैं नाइदर लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी अकल है, अगर मैंने थोड़ा सा भी डियर सर का वीडियो देखा था, मैं बड़े प्यार से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्या लगा दूंगा, आइदर लगा दूंगा। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े। Either the teacher dash the guards for the child। सर ये तो बहुत आसान है, फिर इतना आसान क्यों करा रहे हो भाई, मैं नहीं करवा रहा कि मैं नहीं करा रहा, आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने या एसएससी वगैरह बैंकिंग वगैरह में ये सवाल वहां से आए, मैंने नहीं करे। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, आगे देखते हैं। और क्या जी, डैश यू नॉर आई कैन मैच हिज स्किल्स। यहां भी दो चीजें थी, दोनों के बीच क्या था, एक ऑप्शन था जो नेगेटिव में था, नॉर देखते ही दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यहां क्या आना चाहिए, यहां पे नाइदर आना चाहिए। और आगे बढ़ जाऊं क्या, हां सर ये वाले हमें करने दो ना, ये दो क्वेश्चन हमें करने दो, इन दो के आंसर आप जरा ट्राई करो ना, मजा आएगा। आओ कुछ और ट्रिक्स बताता हूं। छुपी हुई होती है कि वो कौन सा टेंस है, कैसे छुपी हुई होती है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर जनरली लिखा हुआ है, क्या कहा मैंने, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है, कोई इंग्लिश का सेंटेंस है आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें जनरली लिखा है, या फिर जिसके अंदर डेली लिखा है, या फिर एवरीडे लिखा है, या फिर करंटली लिखा है, कोई भी एक ऐसा वर्ड, क्या कहा मैंने कोई भी एक ऐसा वर्ड जिससे पता चल जाए कि ये आज की बात हो रही है, ये एक आदत है, ये एक हैबिट है। क्या कहा मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई ऐसा वर्ड लिखा है जिससे किसी की आदत का पता चल रहा है, या कोई काम डेली बेस पे होता है ये पता चल रहा है, क्या तो क्या होगा, वो कौन सा टेंस होगा, हो ना हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। आपके सामने भी प्रूव करके भी दिखाऊंगा, जो सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर दिया है उसमें उन्होंने यही किया हुआ है। ऐसे ही अगर कोई आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई टाइमिंग दी गई है, क्या आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया और उसके अंदर टाइमिंग दे दी, टाइमिंग कैसे, जैसे 10 इयर्स ऐसी कोई टाइमिंग दे दी, कोई डेट दे दी यानी 1986 ऐसे दे दी, कि कोई काम दिख रहा था कि चल रहा था और साथ में कोई टाइमिंग भी दे दी, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा टेंस होगा, वो परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होगा। कौन सा होगा, हैव बीन हैड बीन वाला होगा। अगर प्रेजेंट में टाइमिंग दी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, और अगर पास्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो पा रहा है। ऐसे ही अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट है, यहां पे यस्टरडे जैसा भी हमने देखा था, या 2 डेज बैक ऐसे लिखा हुआ था, या वर्ब की कोई फॉर्म पहले ही इस्तेमाल हुई थी, क्या कहा मैंने, एक बड़ा सेंटेंस था, उस सेंटेंस के अंदर एक जगह पहले ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, तो हम समझ गए क्या है वो कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट था। तो आगे जो बात होगी वो भी तो पास्ट की हो रही होगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहां कौन सा टेंस चलने वाला है, पास्ट चलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली पास्ट इंडेफिनिट ही उसके अंदर आगे भी हमें लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट, मोटा मोटा जो पा रहा है, क्या चीजें सारी एग्जांपल
कंपलसरी कराओगे सर? अभी कराऊंगा, अभी बस 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 ध्यान से देखते रहो, मैं आपको बस पहचान बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो टेंस आपसे पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, वो कौन से होते हैं? ये 4 ही होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। क्या इसके अलावा नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन वो कम। सबसे ज्यादा इसमें फंसाने की कोशिश करते हैं आपको। और एक बचता है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें कुछ भी नहीं होता, फ्यूचर की बात हो रही होती है, विल शैल लगाना होता है। क्या होता है इसके अंदर? कोई ऐसा काम होता है, ऐसी हिंट दी गई होती है कि अगले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हम ये करेंगे, ऐसी कोई बात होगी, या हम 2 दिन बाद वहां जाएंगे तो वहां 2 डेज आफ्टर 2 डेज ऐसे करके लिखा होगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहां की बात हो रही है। ये सेंटेंस फ्यूचर का होने वाला है। सर कुछ प्रूफ करके दिखाओ ना। अरे उससे पहले एक बार इसको रवा कर लो, माइंड में एक बार घुसाओ। मैंने क्या कहा? सेंटेंस के अंदर कहीं जनरली है, डेली है, एवरीडे है, या कोई शेड्यूल ऐसा लग रहा है कि उस वर्ड से पता चले कि कोई शेड्यूल रूटीन की बात हो रही है, तो कौन सा टेंस दिमाग में घुसाओगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, वो वाला दिमाग में घूमना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे कोई टाइमिंग दे दी गई है 10 साल से, 15 जनवरी से, 10 महीनों से, 5 घंटों से, इस तरह की कोई टाइमिंग दी गई है, दिमाग में क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि वो परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट का या पास्ट का, जिसका भी होगा। ठीक है, ऐसे अगर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की पहले ही सेकंड फॉर्म है, यस्टरडे लिखा हुआ था, या फिर पहले कोई सेकंड फॉर्म थी, कौन सा है वो? पास्ट इंडेफिनिट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आगे भी लगेगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो भाई आगे फ्यूचर की बात हो रही होगी कहीं पे, तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर का है। इतनी बात माइंड में रख ली। बस इसके साथ एक चीज और प्लस कर दो। इसके साथ एक चीज और प्लस क्या करनी है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। क्या लगा लेना? कॉमन सेंस। मोटी-मोटी बात क्या हो रही है, लॉजिकल उसको समझने की कोशिश कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूं, आप कभी भी गलत फॉर्म लगा ही नहीं सकते। क्या विश्वास नहीं? आओ चलो प्रूफ करके दिखाता हूं। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। व्हेन आई ओपनड माय, यही पकड़ लेना था। ओपनड था, सेकंड फॉर्म थी। ओपन होता ना अगर प्रेजेंट फॉर्म होती या फिर प्रेजेंट टेंस होता तो ओपन होता, लेकिन यहां ओपनड था, पहले से ही पास्ट की बात हुई, यानी पास्ट की कोई बात हुई होगी। जब मैंने अपनी आईज को ओपन किया, आई डैश अ स्ट्रेंज साइट, अब क्या हुआ होगा? क्या मुझे इसमें ऑप्शन वाज सीइंग लगाना चाहिए? क्या कोई काम चलता हुआ दिख रहा था? नहीं, लॉजिकल भी नहीं है। क्या हैव तो आएगा ही नहीं, तो होना इसका आंसर क्या होना था? सॉ होना था। सेंटेंस क्या बनता? व्हेन आई ओपनड माय आई, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ अ स्ट्रेंज साइट, मैंने एक स्ट्रेंज साइट देखी। क्या कोई बड़ा मुश्किल था? आओ चलो अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी आप ही सही करोगे। देखो एवरी, बस रुक जाओ, एवरी बाबा, एवरी एक रूटीन है, एक शेड्यूल है, रोजाना होने वाला काम है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, आपको मालूम ही है। तो आगे बढ़ने से पहले दिमाग में क्लियर ही हो गया। एवरी मॉर्निंग शी डैश, तो क्या वेकिंग आएगा? शी इज वेकिंग अप? नहीं, कोई काम चलता हुआ थोड़ी दिखा रहा है, वो कह रहा आदत है। इस वेकिंग अप क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत तो वो भी नहीं होगा, देखा जाए तो घुमा फिरा के तो सही हो जाएगा लॉजिकल। लेकिन हम पागल नहीं रहे। अब हमें डियर सर ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हमें पता है कि जहां एवरी है ना, या एक आदत ही दिखाएगा, फिर शेड्यूल दिखाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आएगा। शी वेक्स अप अर्ली होगा। चाहे मुझे कितना ही ऐसा लगे कि हैज होकर भी तो सही लग रहा है, सही साउंड कर रहा है। नहीं, मैं अपने आपको जगाऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगी कि सर एवरी है। यहां पे देखा, हिंट थी, यहां पे हिंट आपको हमेशा मिलेगी। आगे बढ़ जाओ। कुछ और देखते हैं। द हेडमास्टर डैश टू टॉक टू यू। भाई हेडमास्टर क्या करना चाह रहा है? यहां पे कुछ भी नहीं था, यहां था वांट था, वांट्स था, इज वांटिंग था। अब वांट तो कभी जिंदगी में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस तो आएगा ही आएगा। हां बिल्कुल, द हेडमास्टर वांट्स टू टॉक टू यू, कि हेडमास्टर आपसे बात करना चाहता है, ऐसा लॉजिकल भी लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो एवरी नहीं था। कोई बात नहीं, एवरी नहीं था, लेकिन बाकी ऑप्शन जानबूझ के ऐसे रखे गए थे कि आपको क्लियर हो गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वी डैश ग्रीस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ सोचो ना, आने वाला मंथ, हो ना हो, ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर होगा कि नहीं? क्या पास्ट का इसमें कोई हिंट छिपा हुआ था? नहीं, पास्ट के लिए तो वो यस्टरडे होता या 2 डेज बैक होता, इस तरह का होता है ना। लेकिन ये तो क्या था? नेक्स्ट मंथ की बात हुई थी, यानी फ्यूचर आना है। क्या बाकी ऑप्शन में देखो? नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, मेरे को तो सीधा समझ में आ रहा है वी विल विजिट ग्रीस नेक्स्ट मंथ। और फिर मैंने एक बार इसको कंफर्म करने के लिए मैंने इसको अपने माइंड में पढ़ के भी देखा। हां, हम अगले महीने ग्रीस जाएंगे। क्या आसान नहीं था? सर बहुत आसान था। आ जाओ। द मून डैश अराउंड द अर्थ, जो मून होता है वो अर्थ के चक्कर लगाता है या लगा रहा है? हमेशा ये तो बोलते हैं ना, लगाता है, एक आदत है उसकी। तो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, क्या हैज रिवॉल्व्ड गलत हो जाएगा? लॉजिकल सोचो, द मून हैज रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ, वो चक्कर लगा चुका है, अब लगा के आराम से बैठ गया, काम पूरा कर दिया। अब ये चक्कर लगाऊंगा, बैठा रहूंगा, अब नहीं, अब मैं ऐसे करूंगा। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, साइंटिस्ट पागल हो जाएंगे, दुनिया खराब हो जाएगी, फट जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत कर देना। तुम तो इंग्लिश के चक्कर में पूरी दुनिया को खत्म करवा दोगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल पूरी मैंने पीडीएफ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रख दिया। अभी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सैंपल पेपर की तरफ, जहां पे इसी तरह की हिंट भी दे रखी है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कैसे ट्रेस करने, कैसे उनको करेक्ट करना है वर्ब की फॉर्म के सहारे, वो भी सुनो दोस्तों। ये रहा आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर और उसका मुश्किल सा दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब आप अपना माइंड क्लियर हो गया, अभी के अभी ये बिल्कुल लाइव होगा। ठीक है, तो चलो पहले बता दो क्या है तरीका टेंसेस को समझने का। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ना सारी चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। हमें क्या होता है, हमारे साथ हमें सारी चीजें बिखरी हुई मिलती हैं, हमें समझ नहीं आता इंग्लिश को हम क्या, हमारा अप्रोच रहना चाहिए, क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सारी चीजें समेट के दे रहा हूं, तो ले लो बस अब। ठीक है, तो टेंसेस को करने का तरीका क्या होता है? टेंसेस के बहुत सारे रूल्स होते हैं, जो भी रूल्स है वो अपनी जगह, हम उनसे कोई ना इत्तेफाकी नहीं रख रहे, वो ठीक है भाई, रूल्स है, हां है, वो हमने समझ रखे हैं, वीडियो बना के मैंने आपको दे रखी है। मोर देन 50 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर, यानी 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा है। हां जी, ये रिकॉर्ड है, YouTube पे सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो। तो आप लोग अगर नहीं देखा तो देख के पहले टेंसेस क्लियर कर लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। ठीक है, अब टेंसेस को कैसे यूज करना है, कैसे एरर डिटेक्शन में टेंसेस से आपको पकड़ना है कि गलती क्या है टेंसेस की। ध्यान से सुनो, टेंसेस का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आपके एरर डिटेक्शन वाले सवाल में, तो उसमें ना आपको एक हिंट दी गई होगी। क्या दी गई होगी? एक हिंट दी गई होगी। हिंट इस तरह से दी गई होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो टेंस कौन से टेंस, वो सेंटेंस कौन से टेंस में। ठीक है, यानी आपसे कह दिया जाएगा, मान लो कोई पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है या पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो उसमें जानबूझ के बोल दिया जाएगा कि लास्ट नाइट ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाएगा, या फिर लास्ट इवनिंग ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाएगा, अब यस्टरडे इस तरह का वर्ड यूज कर दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट कंटीन्यूअस है, वो आप देख लेना। लेकिन इतना क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पास्ट का है, और जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये भी आपको समझ में आएगा कि ये तो पास्ट कंटीन्यूअस का है। सेंस लगाओगे, सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, पहले सेंटेंस देखा मैंने, सेंटेंस में देखा वहां पे मुझे वर्ब का कुछ झोलमोल लगा, सबसे पहले नजर तो मेरी वर्ब पे पड़ी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फिर मैंने देखा टेंस कौन सा, क्या पास्ट है, हाँ पास्ट है, तो अब वहां से पकड़ना कि पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, पास्ट कंटीन्यूअस है तो कौन सी फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर हो गया? इसी तरह से आपके साथ क्या कर दिया जाएगा, मान लो ये चीज नहीं दे रखी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर ये नहीं भी दे रखा, अगर पास्ट का टेंस नहीं है फिर क्या होगा, मान लो कोई प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें जानबूझ के हैज और हैव का इस्तेमाल किया गया होगा सब्जेक्ट के बाद, और वहां मेन वर्ब की फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक की गई होगी। मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई होगी, आप देख लोगे कि हाँ जी ये यहाँ गड़बड़ है, यहाँ हैव आया है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रखी है, फिर ऐसा तो कभी होता ही नहीं। इसी तरह से मान लो यहाँ पे हैज हैव की जगह आना था हैव, लगा दिया हैज, जो कि गलती है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, यानी सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक हुई। सिंगुलर वर्ब है और लगा वहाँ पे कौन सी फॉर्म दी, ये भाई प्लूरल वर्ब लगा दी, या फिर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है और फॉर्म कौन सी लगा दी, सिंगुलर। इतना क्लियर हुआ?
हुआ? तो इस तरह से हमें टेंसेस को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? तो सेंटेंस में देखना है क्या कोई ऐसा वर्ड तो इस्तेमाल नहीं कर रखा जो हमें हिंट दे रहा हो कि कब की बात हुई है। बहुत बार ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वहां देखो कि हेल्पिंग वर्ब कौन से लगा दी इन्होंने, क्या हेल्पिंग वर्ब सही लगी हुई है, क्या उसके साथ वर्ब दोनों सही बैठ रहे हैं एकदम, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हैज कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, ये ट्रिक वाली बात है, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। आपको टेंस को रटने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कभी इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हो क्या टेंस में? कभी भी नहीं होती। अगर वो लगी हुई यानी कोई ना कोई गड़बड़ है, माइंड में एकदम से घंटी बजनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे अपने कॉमन सेंस को प्रिवेल करते हुए आपको अपना अप्रोच यहाँ पे रखना है टेंसेस के क्वेश्चंस में। आओ जैसा कहा था वो करा देता हूं। यहाँ पे यूपीएससी का क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पेपर कितने आसान सवाल पूछे गए हैं देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है भाई, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है आपको। द चाइल्ड और फिर यहाँ पे वर्ब दी स्टील द शो लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग पकड़ लिया, यानी बीते हुए कल की बात है, यानी पास्ट टेंस ही है। अब पास्ट टेंस में कौन सा हो सकता है कि भाई आवाज क्या निकल रही है इसकी कि बच्चे ने क्या कर लिया, शो को स्टील कर लिया, यानी चोरी कर लिया। चोरी यानी कि चुरा लिया उन्होंने, वो चोर नहीं है भाई, चोर चक्कर नहीं है। इसका मतलब था कि उसने वाहवाही लूट ली, बहुत बढ़िया उसने वहां पे शो किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये एक इवेंट था, क्या कंटीन्यूअस की बात हो रही है? नहीं। क्या वो पूरा काम हो चुका था ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, सीधी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए? द चाइल्ड। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रेड ले लेते हैं या फिर, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी द चाइल्ड stole the show last evening, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से the man, उसके बाद read the newspaper when I entered the room। देखो इसने मुझे हिंट दी, when I entered the room, यहां से मुझे पता चला मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूं, कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट इंसान बनता है टेक्निक से, अपने कॉमन सेंस से, अपनी नॉलेज से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से। अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप सही कर पाओगे। अब इस दुनिया में जिसका भी माइंड क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, तो वो सही कर देगा। इसमें कौन जादू है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, भाई जैसे मैं कमरे में घुसा, जब मैं कमरे में एंटर किया, आज की बात थोड़ी कल किया होगा, पुरानी बात है, पास की बात है। तो क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, यानी कोई आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ये तो बात आएगी कि भाई जब मैं कमरे में घुसा तो एक आदमी पेपर पढ़ रहा था, यानी कंटीन्यूअस की बात हुई ना। अब कंटीन्यूअस में क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है कभी भी नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? द मैन वाज रीडिंग। बताओ, मैंने बहुत सारे इस पे रूल लगा दिए क्या? बताओ क्या यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा गामा या फिर मैंने आइंस्टाइन के कोई लॉ ऑफ मोशन लगाया? कुछ भी नहीं है, ये तो बस माइंड की बात है, कॉमन सेंस है। इसी तरह से जितने भी आप सेंटेंस देख रहे हो उनमें आपको हिंट दी गई होगी, जो गलती आप खुद पकड़ लोगे, ठीक है जी। तो ये कहानी थी हमारी टेंसेस की, जो कि बड़ी आसान थी कि टेंसेस को आपको सबसे पहले फाउंडेशन आपको अपना लेके आना है टेंसेस का। कोई भी एरर डिटेक्शन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो या एरर डिटेक्शन की तैयारी कर रहे हो तो आपको टेंसेस को कैसे अप्रोच करना है, टेंसेस की नॉलेज भाई होनी चाहिए। और पहले देखो टेंस में कोई गलती नहीं है, यहीं से आपको सारा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्या गलतियां होती है, क्या ट्रिक वहां लगानी है वो देखो। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक कि टेंसेस का मतलब होता है ऐसे रूल्स इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया जो काम हो रहा है वो कौन से वक्त में हो रहा है और वो कितना हो चुका है, उसका स्टेटस। अब बात करेंगे आगे की कि टेंसेस हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब दो चीजों पे फोकस करना है ना हमें, टाइम और वर्क, दो ही तो चीजें हमारे पास। तो टाइम देख लो, वर्क देख लो, उन्हीं से रूल्स बनेंगे। रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें। रटते तो आप सालों से आ रहे हैं, तो क्या सीख गए? नहीं सीखे ना। अभी जैसे समझा रहे हैं वैसे आप समझने की कोशिश करिए। तो टाइम कितने तरह का होगा? टाइम कितने तरह का हो सकता है? टाइम तीन तरह का तो होता है। कौन कौन सा? एक तो जो बीत गया सो बात गई, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी बीता हुआ वक्त। आप पैदा हुए थे आज से 20 साल पहले, तो वो पुरानी बात हो गई, तो यानी वो पास्ट हुआ। अभी जो आप जिसमें जी रहे हो उसे बोलते हैं वर्तमान, और जिसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट। ये मैं अभी बहुत ही जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, कोई भी अभी इंग्लिश की बात तो हम कर ही नहीं रहे। आपको भी पता है कि कौन से वक्त कितने, जो वक्त है कितने टाइप के होते हैं, मुझे भी पता है, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पास्ट बीता हुआ, प्रेजेंट जो अभी में है, और कोई सा भी होता है क्या? हाँ होता तो है। अभी आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो, करोगे, यानी फ्यूचर में। अभी ये टेंस पढ़ने के बाद आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले हो, तो ये भी तो फ्यूचर है आपका। तो एक हो गया हमारा फ्यूचर, जिसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। तो टेंस को तो मैंने कैटेगराइज करने की खूब कोशिश करी कि मैं और भी बढ़ा लूं इसको, इसके टाइप और बना दूं, लेकिन मुझसे तो बने ही नहीं। ये बने सिर्फ तीन, एक तो जो समय चला गया जिसे मैंने कहा पास्ट, एक जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसे बोलेंगे फ्यूचर। अब फिर वही बात दिमाग में आई कि टेंस तो ऐसे रूल्स हैं जो दो चीजों को बताते हैं, एक टाइम कि वो काम कौन से समय में हो रहा है वो, और दूसरा वर्क भी तो है। अब काम को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, काम कितने तरह का हो सकता है? काम क्या सिर्फ चल ही रहा होता है? नहीं, काम तो पूरा भी हो सकता है। मेरे को कहना है आपसे, मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पर एग्जांपल था मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया और मैंने लिख दिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो पढ़ाने का काम था वो पूरा हो गया है, बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो वर्क जो था वो बदल गया, पहले चल रहा था अब कंप्लीट हो गया, तो यानी वर्क के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। आइए बनाते हैं। तो वर्क में मैंने देखा, एक तो मैंने देखा कंटीन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है उसे हमने बोल दिया कंटीन्यूअस, ठीक है। एक और टाइप बनाया मैंने उसको बोला परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट। आमिर खान को बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, या मैंने आपसे कहा कि परफेक्टली हुआ, यानी कोई भी कमी उसके अंदर नहीं बची, वो अधूरा नहीं है किसी भी तरह से, उसे हमने बोला परफेक्ट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि काम परफेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीट है, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो कंटीन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, और एक और भी तो हो सकता है। कौन सा हो सकता है देखते हैं ना। एक मैंने बोला इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट का मतलब यहां पर क्या होगा सर? इनडेफिनिट सुना है क्या? हाँ, एक वर्ड सुना है मैंने, डेफिनेटली करूंगा ये काम, निश्चित ही करूंगा, यानी डेफिनेट का मतलब हो गया पक्का, और इनडेफिनिट उसका उल्टा, यानी इनडेफिनिट जो पक्का नहीं है, अनिश्चित, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अनिश्चित, जो पक्का नहीं है। तो कोई काम ऐसा जो पक्का नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाता कि वो चल रहा है या पूरा हो चुका है। अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी आज सिर्फ एक मोटी नॉलेज ले ले, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें करनी है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि टेंस कितना तरह के होते हैं, टेंस होता क्या है, और टेंस में हमने इनको बांटा टाइम और वर्क में, और टाइम के बेस पे हमने बांटा और अब वर्क को वर्क के बेस पे बांट रहे हैं। इतना ही तो करा हमने। तो आइए इंडेफिनिट भी देख लेते हैं। तो तीन बांटे, एक काम कौन सा हो गया जो चल रहा है, एक काम जो कंप्लीट हो चुका है, और एक पढ़ा हमने जो अभी पता ही नहीं कि चल रहा है कि कंप्लीट है, वो बस नॉर्मल है। एक और होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये खामा खां का टेंस बनाया हुआ है परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह का कोई काम होना नहीं चाहिए था, लेकिन ग्रामर का रूल है इसलिए हमें पढ़ना है। ये अगर आपने पढ़ लिया तो इसे भी आसानी से पढ़ लोगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम टाइम और वर्क के बेसिस पे टेंस को कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं कि टेंसेस कितने टाइप के बनते हैं इन दोनों के मिक्सचर से। तो आइए देखते हैं क्या है। तो टाइम कितने तरह का हुआ? एक तो हुआ प्रेजेंट, एक हुआ था हमारा पास्ट, और एक हो गया हमारा फ्यूचर, ठीक है। ये तो हो गया टाइम। अच्छा, वर्क कौन कौन से होंगे? वर्क को देखते हैं आइए। तो वर्क में हमने देखा था, एक तो था हमारा इंडेफिनिट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, इंडेफिनिट। एक था हमारा कंटीन्यूअस, एक था हमारा परफेक्ट,
और एक था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, प्रेजेंट में काम हो रहा है, टाइम जो है वो प्रेजेंट में काम है हमारा इंडेफिनिट, ऐसे टाइम है प्रेजेंट काम है हमारा कंटिन्यूअस, और ऐसे ही टाइम है हमारा प्रेजेंट काम है हमारा परफेक्ट, टाइम है प्रेजेंट काम है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कितने टाइप के हो गए, ये हो गए जी 4 टाइप के। कितने, 4 टाइप के। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 टाइप होते हैं, और वो 4 टाइप इस तरह से होते हैं। इनके नाम को हमने समझना सीख लिया है कि इनके नाम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा काम हो रहा है और कितना हो चुका है। तो ये हमने समझ लिया। अच्छा, बिल्कुल समझ में आया। अब एक सवाल और, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में काम के बेस पे हमने 4 में कैटेगराइज किया, तो क्या पास्ट और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा? अब ये सवाल आता है, क्या ऐसा पास्ट और फ्यूचर में होगा? बिल्कुल होगा, वेरी लॉजिकल। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। जिस तरह यहां हुआ ऐसे ही यहां पर भी होगा। यहां भी पास्ट का क्या होगा, एक इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या फ्यूचर में भी यही चेंज चलेगी? हाँ जी, बिल्कुल चलेगी। ऐसा होगा कि काम, कोई फ्यूचर जो टाइम होगा उस काम का, वो फ्यूचर में होगा। टाइम पता लग गया फ्यूचर का है, लेकिन जो काम हो रहा होगा, जो एक्टिविटी हो रही होगी, वो कैसी होगी? वो शायद कंटीन्यूअस हो, शायद इंडेफिनिट हो, शायद परफेक्ट हो, शायद परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। हमें क्या पता, हमें तो रूल से मतलब है। इंडेफिनिट इसका भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये कुछ भी रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि जी 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, टेंसेस होते हैं, 3 होते हैं, इनके टोटल 12 ये वो। अरे नहीं सर, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ लेना, टाइम वर्क दिमाग में ये बैठा लो। अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी जादुई शक्तियां जो भी हैं आपके अंदर, ये समझ लो टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट, और इसके बेस पे इनको कैटेगराइज इजीली कर लोगे। अब हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमें ये समझ आ चुका है कि टेंसेस होते क्या है और उनके टाइप्स किस तरह से बने हैं। सर, आज तक आपने किसी किताब में ये नहीं पढ़ा होगा कि टेंसेस के जो टाइप्स हैं वो बनते कैसे हैं। हम इस वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं कि टेंसेस के टाइप बने कैसे। ये इंपॉर्टेंट बात थी। इनको कैटेगराइज हम बिना रटे कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब हमारा एक ब्रॉड जो अंडरस्टैंडिंग है माइंड की, वो हो चुकी है। अब हमारे को क्लियर कट आइडिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इन सब के अब हमें क्या पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। ये तो बहुत सारे हैं, 12 ये हैं, इनके भी अलग अलग टाइप्स होंगे, कैसे याद रखेंगे, ये भी ट्रिक है। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ गए हैं जहां मुझे आपका 100 and 200% कंसंट्रेशन चाहिए। ये कंसंट्रेशन आपको जिंदगी भर फायदा देने वाला है। ये कॉन्सेप्ट, सर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, सारे टेंसेस यहीं पर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए अभी समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी को। मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल की तरफ से किसी कंपटीशन में गए, कंपटीशन में भाग लेने आप गए हो, वहां पे और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। अब इतने सारे बच्चों में आपकी पहचान कैसे हो? आप तो खो जाओगे, आपके टीचर्स परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, या क्या होता है? ऐसा करना चाहिए कि आपको मैं ना एक डिफरेंट कलर की जैकेट पहना देता हूं। मान लीजिए हमने क्या किया, अपने स्कूल के बच्चों को रेड कलर की जैकेट पहना दी। अब जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं सब रेड जैकेट के अंदर, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने ग्रीन कलर की जैकेट पहना दी। एक और स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने येलो कलर की जैकेट पहना दी। अब ये 3 कलर की जैकेट में हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब हमें क्या याद रखना है? हमें तो बस ये याद रखना है ना कि हमारे स्कूल के बच्चे रेड कलर की जैकेट में हैं। जो भी रेड कलर की जैकेट में होगा मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है। अब चाहे वो कहीं भी चला जाए, घूमे फिरे, हमें टेंशन ही नहीं है। हम तो रेड देखा, पहचान लगाई, बात खत्म। अब हमने ये तो सीख लिया कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और उनके 4 और वर्क वाले टाइप होते हैं। ये हमने सीख लिया था। टेंसेस कितने वक्त कितने तरह का होता है, काम कितने तरह के होते हैं, ये तो सब क्लियर हो गया। अब उनकी पहचान, ऐसे ही टेंसेस में हमने रेड जैकेट पहनानी है, कुछ बच्चों को हमें येलो जैकेट पहनानी है, कुछ को ग्रीन जैकेट पहनानी है। जी हाँ, ये जो हमने 3 जैकेट पहनाई ना, वो ऐसे पहनाई कि हमने क्या किया, हमने लिखा कि प्रेजेंट टेंस जो भी होगा, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा ना, उसकी जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होंगी? वो होंगी हमारी डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। ये हमें याद रखना है कि ये जब भी होंगे ना, प्रेजेंट हमें दिखाना होगा, तो हम इन वाली हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखेंगे। डू, डज, इज, एम या आर, हैज या हैव, ये याद रखना है। अच्छा, और स्कूल के बच्चों को हम क्या पहनाते हैं? पास्ट वालों को। अब कभी भी टाइम हो पास्ट टेंस में, तो उसकी पहचान के लिए कि वो टाइम कैसे पहचाने, उसके लिए हमने जैकेट कौन सी पहनाई? मान लीजिए हमने ग्रीन जैकेट पहनाई, तो डू डज का हमने करा डिड, इज, एम, आर का करा हमने वॉज या फिर वर, हैज, हैव का हमने कर दिया सिंपल हैड। अब तीसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। उनके स्टूडेंट्स को भी तो हमने डिफरेंट जैकेट पहनाई। हमने क्या किया? फ्यूचर वालों को हमने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप बस ये जैकेट पहन लीजिए, और इसके लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने करा विल शैल। मेनली यही रखना है हमें याद, विल शैल ही होगा। आगे वैसे होता है विल शैल हैव भी, अगर एक साथ हो तब भी आप समझ लेंगे। फ्यूचर मेन आपको इस पे फोकस करना है, विल शैल। इसकी बात जब करेंगे तब और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। तो अभी सिर्फ पहचान के लिए टेंसेस के अंदर ट्रांसलेशन के टाइम पे इंग्लिश पढ़ते हुए किसी भी सेंटेंस की हमें यह ध्यान देना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब ये वाली है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका टेंस का टाइम तो प्रेजेंट होगा। काम की बात नहीं की हमने, हमें टाइम पता चल जाएगा कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव है तो वो प्रेजेंट है। टाइम अगर डिड, वाज, वर, हैड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो हमें पता चल गया वो पास्ट है, और अगर फ्यूचर है तो विल और शैल है। एक एग्जांपल की मदद से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल मैंने लिख दिया, मान लीजिए शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। मुझे नहीं पता इसकी अभी हिंदी क्या है, मैंने तो इसको अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं समझ जाऊं कि इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है? जी हां, बिल्कुल सही जवाब, डज आ रहा है यहां पे। डज समझते मेरे को पता चलेगा टाइम तो प्रेजेंट है, बात खत्म होगी। अभी हमने वर्क की बात नहीं करी, काम क्या हो रहा है? अंडरस्टैंड का, यानी समझने का काम हो रहा है। अभी हमने ये नहीं देखा कि काम को कैसे समझेंगे, अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम में हमने समझ लिया डज को देखते ही कि ये प्रेजेंट में बात हुई है। सर काम का भी बता दो ना। सर ऐसे ही काम का भी तो बता दो कि काम को कैसे पहचाने कि वो कितना हो चुका है। टाइम तो आप समझ गए, टाइम तो समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब देखते ही छूटते ही समझेंगे कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, एकदम करेक्ट आंसर। अब काम का बता दो, क्या काम का भी कोई ऐसा रूल है? जी हां है रूल। रूल क्या है? जो हमारी वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती है। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स होती है जो भी वर्ब होती है। मान लीजिए गो है ना, तो गो तो हुई उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। 3 फॉर्म्स होती है जितनी भी हमारी एक्शन वर्ब होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज होती है, उनकी थर्ड फॉर्म जितनी तीनों फॉर्म्स हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि 3 फॉर्म्स होती हैं, आपको पता भी होगा बहुत को। तो आपको अब इसके थ्रू पहचान करने के काम कितना हुआ है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो समझ लो कि काम कौन सा है, वो है इंडेफिनिट।
कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो तो समझ लेना वो इंडेफिनिट, मेनली वो इंडेफिनिट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हो, क्या लगा हो, आईएनजी। सर इसका मतलब क्या हुआ, आईएनजी मतलब ऐसे जैसे कि क्या, मैंने आपके आगे लिख दिया रीडिंग, रीड क्या लगा दिया, जमा आईएनजी पूरा क्या बन गया, रीडिंग। ऐसे मैंने लिख दिया कम और आखिर में क्या लिख दिया मैंने, कमिंग। तो रीडिंग, कमिंग, गोइंग, लिसनिंग, टीचिंग, वॉचिंग, जितने भी आईएनजी लगे हुए हैं, तो याद रखना मेरी बात, ये आईएनजी दिखाता है काम के चलते रहने को, यानी वो काम चल रहा है अभी। तो आईएनजी देखो, माइंड में एकदम क्लिक कर लो कि इस आईएनजी वर्ब जो हो रही है वो भी चल रही है, कुछ और मत देखो। जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लगी हो, मेन वर्ब के साथ, आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम अभी चल रहा है। अच्छा, तो दो बातें भी पढ़ ली, फर्स्ट फॉर्म है तो वो इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो वो क्या हो गया, कंटीन्यूअस हुआ। अच्छा, अब मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो तो क्या होता है, थर्ड फॉर्म जब इस्तेमाल हो, थर्ड फॉर्म का मतलब ही अपने आप में होता है पूरा हो चुका होना। जैसे कि मैंने आपसे कहा शी हैज गॉन, गॉन वर्ड यहां पर यूज किया, क्या यूज किया, ये वाला गॉन यूज कर लिया। अब इस गॉन का मतलब पता क्या है, गया हुआ, इसका मतलब जाना नहीं बन जाता, अब इसका मतलब ये हो गया गया हुआ। ऐसे मैंने एक वर्ड यूज किया टायर्ड, टायर्ड का मतलब हुआ थका हुआ। तो परफेक्ट में भी क्या होता है, परफेक्ट में होता ही है कि काम पूरा हो चुका होता है। यानी मेन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म हुई तो हमें इसका अंदाजा लग गया कि ये टेंस में जो काम हुआ है वो परफेक्ट है, यानी वो पूरा हो चुका है। यानी अब हमें वर्ब को देख के भी अंदाजा लग गया है। एक बार इसको समराइज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म होगी तो इंडेफिनिट, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होगी तो काम चल रहा है, कंटीन्यूअस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट होगा। टाइम को देखकर, हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर, जैकेट्स को देखकर टाइम पता चल गया, वर्ब को देखकर वर्ब पता चल गया, टेंस का पूरा रूल पता चल गया। आइए अब इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म देते हैं, हम बहुत आराम से बढ़ते चले जा रहे हैं अपने टारगेट की तरफ, और हमारा टारगेट है आज टेंस को सीखना। बस दूध, आटा